हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है शिक्षक भर्ती 2020 और टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को जो है आप लोग जो है मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग और ज्ञान की सीमा। तो विद्यालय का असहयोग जो है ये अधिगम पठार का कारण नहीं है। देखिए, अधिगम पठार होता क्या है? देखिए, जब हम कुछ सीखने जाते हैं तो जो है कभी हम तीव्र सीखते हैं, कभी जो है धीमे सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसी रेखा जो होती है, ऐसी स्थिति जो होती है जिसमें क्षैतिज लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, सीखने के वक्र में क्षैतिज लाइन प्राप्त होती है, वो होती है आपका अधिगम पठार। और ऐसी स्थिति में जो है आप कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि सीखने की प्रोसेस में कभी हम धीमे सीखते हैं, कभी तीव्र सीखते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, वह स्थिति जो है अधिगम पठार कहलाती है। अधिगम पठार की परिभाषा स्किनर ने दी है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। सीधी लाइन में जो है आप क्या जान पाएंगे कि सीखने की प्रोसेस में कब उन्नत हो रही है, कब अवनत हो रही है। तो अधिगम पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्सवान, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर और क्रॉनबेक। ये परिभाषा गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई है। देखिए, लिखा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। कोई भी व्यक्ति जो है आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके गेट से कैसा आएगा? जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होगा वही जो है आपको पढ़ाने आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। स्किनर ने कहा है सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रॉनबेक कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, स्मृति का। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये बुद्धि का मापन करता है। सी ऑप्शन सही होगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है 1916 में हुआ था। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है हुआ था। सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण के बारे में 1905 में बात हुई थी और प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बिने ने किया था और फ्रांस में हुआ था। बिने के सहयोगी थे साइमन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 1905 के बाद इसमें जो है काफी बार परिवर्तन हुआ। तो 1916 में जो है जब परिवर्तन हुआ वो हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। इसी वजह से इस प्रशिक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? युंग ने, आलपोर्ट ने, फ्रायड ने, मन ने। तो ये किया था आपका युंग ने। ठीक है, ये कहते हैं व्यक्तित्व जो होता है 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, और व्यक्तित्व की परिभाषा वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है। गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत जो है आलपोर्ट ने दिया था और मनोलैंगिक सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो होगा वो समाज से जुड़ा हुआ होगा। आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है,
अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। देखिए, जो व्यक्ति होता है या प्राणी होता है, उसके शरीर की विकास की गति जो है धीमी होती है, कभी तीव्र होती है तो कभी अनियमित होती है। तो कह सकते हैं एक प्रोसेस नहीं होती है, कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। तो विकास जो प्रोसेस होती है वो अनियमित होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, अनियमित विकास का नियम। जो शारीरिक विकास होता है वो अनियमित तरीके से होता है। तो प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, एक बात बता दूं, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है ये विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है आपका, ये आपका अधिगम का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहें या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहें, यह अधिगम से जुड़ा हुआ है और इसको दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया है और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था। 1943 में जो था कबूतर पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसने? थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक और स्किनर जो थे ये यूएसए के निवासी थे। ठीक है, और बात करें अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में तो इससे जुड़े हुए हैं कोहलर, कोफा और वर्दीमर। और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सुनतार नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। किसने? कोहलर ने किया था। किस द्वीप पर किया था? कैनारी द्वीप पर किया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करें एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है और एसआर थ्योरी किसने दिया है? थार्नडाइक ने। इसका उल्टा बात करें, आरएस थ्योरी जो है किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। सीआर थ्योरी, सीआर थ्योरी जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कह सकते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, वो दिया है किसने? पावलोव ने। ठीक है, एसआर थ्योरी जो है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। आरएस थ्योरी जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। एसओआर थ्योरी जो है ये दिया है आपका वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा है? हरलाक ने, डगलस ने, वेसल ने या मेरिडिथ ने? तो ये कहा है हरलाक ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या कहा है इन्होंने? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? यानी मूल प्रवृत्तियां जो हैं 14 टाइप की होती हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है किसने? मैकडूगल ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 14 मूल प्रवृत्तियों से जो है जुड़े हुए 14 संवेग होते हैं। देखिए, थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो है सीखने के 3 प्राथमिक नियम और 5 गौड़ नियम दिए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वुडवर्थ ने जो है एसओआर थ्योरी दी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो है अवधान कहलाता है, यह कथन किसका है? डंबिल का, मन का, रास का या मैकडूगल का? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, ये कहा है डंबिल महोदय ने। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये, और लगभग जो है अगर 10 एग्जाम हुए हैं टीईटी के तो उसमें कम से कम 7 एग्जामों में ये प्रश्न पूछा ही गया होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम जो है ये आपका सीखने का कैसा नियम है? गौड़ नियम है, सेकेंडरी लॉ है। लेकिन तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम जो है ये आपका मुख्य नियम है। तत्परता का नियम क्या कहता है कि जो बालक हो या जानवर हो, जब उसका सीखने का मन होगा तभी वो सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। और अभ्यास का नियम,
जिस चीज को हम जितनी बार करेंगे वो उतना दृढ़ हो जाएगी। अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम देखिए, जो चीज बच्चे या जानवर पर जिस प्रकार का प्रभाव डालेगी वह उसी प्रकार से काम करेगा। इस नियम को दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहा जाता है। यानी किसी काम को करने में अगर व्यक्ति को दंड मिलेगा तो वह उस काम को नहीं करेगा, पुरस्कार मिलेगा तो वह उस काम को करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो होते हैं आपके 3 प्राथमिक नियम। गौड़ नियमों की बात करें तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम ध्यान रखिएगा। बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। इन 5 नियमों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है 1963 में जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसका नाम रखा था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में था। ठीक है, और ये 12 से 16 वर्ष के लिए था। जो किसने तैयार किया था, डॉक्टर एस जलोटा ने। आर्मी अल्फा जो बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा, मैंने आपको बताया था कि अल्फा मतलब ए मतलब पढ़े लिखे लोग। आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अगर बात करें आर्मी बीटा की तो बी आता है, यानी सेकेंडरी। तो ये भी जो है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक, बर्नन, स्पीयरमैन, स्टर्न ने। तो ये किया था स्पीयरमैन ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। द्विकारक यानी द्वि तत्व बताए थे। एक था आपका यस फैक्टर, एक था आपका जी फैक्टर। एस मतलब स्पेशल, जी मतलब आपका जनरल फैक्टर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, जो जनरल फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है और एस फैक्टर जो होता है वो अर्जित किया जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो था, इन्होंने दिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और इनका जो बहुकारक सिद्धांत है वो बालू स्तूप का सिद्धांत भी कहलाता है, बालू के टीले का सिद्धांत भी कहलाता है। बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है वो बिने, साइमन और टर्मन ने दिया था। फिलिप बर्नर ने जो है पदा अनुक्रमिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है, बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत यानी समग्र सिद्धांत जो है यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने दिया है, हल ने दिया है। नहीं, ये हल ने नहीं दिया है। समग्र सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि जो आपका इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसके अन्य नामों में समग्र सिद्धांत भी आता है। देखिए, जो गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का है और गेस्टाल्ट वादी कौन है आपके, कोहलर, वर्दीमर और कोफा है। ठीक है, और गेस्टाल्ट वादी कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है या जानवर होता है वो पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से देख लेता है, फिर उसके बाद जो है समस्या का समाधान करता है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत जो है ये हल का नहीं है। हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्न में से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एंड को, गाल्टन, वुडवर्थ, रास। सुजन शास्त्र के पिता जो है गाल्टन महोदय कहलाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, सुजन शास्त्र क्या होता है। देखिए, सुजन जो है, सुजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। यानी जो सुजन शास्त्र विज्ञान का व्यवहारिक वंशानुक्रम की शाखा है जिसके अंतर्गत जो है वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो है मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से किसने बांटा है। क्रैस्मर, कैनन, युंग, स्प्रेंजर। तो ये थे क्रैस्मर। ठीक है, 4 प्रकार से बांटा है, 4 प्रकार बताए हैं। एस्थेनिक, एथलेटिक,
पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, युंग ने 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। स्प्रेंजर ने जो है समाज शास्त्री आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक। ठीक है, अगला है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रोसेस है। यह कहा है कोलम, ब्रूस, डिहान, ड्रेबहेल, क्रो एंड क्रो। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। एक और महत्वपूर्ण बात कही है क्रो एंड क्रो ने, ये कहते हैं 20वीं सदी बालकों की सदी है। 20वीं सदी बालकों की सदी है, बालकों की सदी है। इसको कैसे याद करेंगे कि 20वीं सदी में बालक ने 20 कौवे पकड़े। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। इस तरीके से याद रखिएगा इसको। अगला है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो ये होगा आपका पूर्व किशोरावस्था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है सांख्यिकी, ज्यामिति, गणित, संभाव्यता। तो ये होगा आपका सांख्यिकी। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन, बर्टन, हॉल, सोनेल, सिरिल बर्ड। तो ये थे आपके सिरिल बर्ड महोदय। अगला है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, अभिक्षमता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। अभिक्षमता होगा आपका। देखिए उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। देखिए एक तत्व का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था कि एक तत्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? बिने, साइमन और टर्मन ने। द्वितत्व का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है और बहुतत्व का सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और बता दूं मैं आपको जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये आपका जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये आपकी होगी लार ग्रंथि। बाकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंड्रिनल ग्रंथियां जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी हैं। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दूसरी कौन सी आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जननेंद्रिय, सॉरी इसमें लिखा हुआ है ज्ञानेंद्रिय। तो देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है। चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, स्किनर, कैटल, बर्नन। तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है आरबी कैटल ने दिया है। तरल केतली में ठोस चाय। सी ऑप्शन आपका राइट। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? अनुप्रयोग, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, शिक्षण हेतु मानसिक। तो ये होता है समस्या समाधान के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है आपकी वो लिखा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान के सुधार हेतु किया जाता है। गोलमैन जो है किससे जुड़े हुए? सामाजिक वृद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि।
तो गोलमैन थे, डेनियल गोलमैन, जो ये संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए थे। ये कहते हैं जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में जो है 80% का योगदान देती है, जबकि जो आपकी IQ होती है वो केवल 20% ही योगदान देती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। और संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि कब मिलती है? 1995 में मिलती है, जब इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। तब जो है संवेगात्मक बुद्धि को फेमस मिलती है, यानी प्रसिद्धि मिलती है। अगला है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा भिन्न है, तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अधिगम से जुड़ा हुआ है, जबकि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत ये जो है अधिगम स्थानांतरण से जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये हल ने दिया है। अगला प्रश्न हमारा, लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण क्या होता है कि देखिए एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब उच्च परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, उसी के समान उच्च परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, तो जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।